वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज का पहला क्वेश्चन, एबीसी एक त्रिभुज है। आंतरिक कोण एंगल बी और बाह्य कोण एंगल सी के जो अर्धक है वो डी पर कटते हैं। जैसे एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है, ये एबीसी जिसमें ये ए मान लेते हैं, ये बी और सी, यानी आंतरिक कोण बी का द्विभाजक, यानी आंतरिक कोण बी ये हुआ, यानी इसका द्विभाजक एंगल बी का द्विभाजक, यानी बी को दो बराबर भागों में बांटेगा, और एक बाह्य कोण सी, यानी सी का बाहरी कोण ये हो जाएगा, और इसका जो द्विभाजक होगा वो किस पे कट रहा है, सी का द्विभाजक डी पर कट रहा है, यानी डी बिंदु पर कट रहा है। तो अगर कभी भी इस तरह का सवाल आए कि एक आंतरिक कोण और बाह्य कोण का द्विभाजक अगर किसी बिंदु पर मिलता है, तो ये जो कोण बनेगा, यानी जिस बिंदु पर मिलेगा एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, वो एंगल ए का आधा हो जाएगा, यानी एंगल ए बाय 2। यानी जो इस दोनों कोण को छोड़कर, यानी इस त्रिभुज के दोनों कोण छोड़कर तीसरा कोण का क्या होगा, आधा हो जाएगा। कब? जब एक आंतरिक कोण का द्विभाजक और एक बाह्य का द्विभाजक किसी बिंदु पर मिलता है तब। इसमें डी 50 डिग्री दिया गया है, यानी ये जो है ये 50 डिग्री दिया गया है, यानी डी 50 डिग्री होगा, तो यानी वो एंगल ए कितना हो जाएगा, 100 डिग्री का, एंगल ए बाई 2, यानी ये 50 डिग्री दिया गया तो बराबर ए बाई 2, तो एंगल ए कितना का हो जाएगा, 50 दूना 100 डिग्री का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, जिसे एबीसीडी एक चक्रीय समलंब है, ए बी समानांतर डीसी, यानी समलंब, समलंब का क्या अर्थ होता है, एक वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होता है उसको समलंब बोला जाता है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त रहा, इस वृत्त के अंदर एक समलंब चतुर्भुज है, तो चक्रीय समलंब हो जाएगा, और जिसमें ए बी समानांतरदेशी और ए बी वृत्त का व्यास है, यानी व्यास है इसका मतलब केंद्र से होकर गुजरेगा। ए बी अगर वृत्त का व्यास है तो ये केंद्र से होते हुए गुजरेगा, और ए बी समानांतर डी सी दिया गया, यानी इसका मतलब डी सी ये हो गया, ये ए बी डी सी के समानांतर। अब ये एक चक्रीय समलंब बन गया, ये एक चक्रीय समलंब बन गया, यानी केंद्र ओ मान लेते हैं यहाँ पे। अब क्या, यदि सी ए बी 30 डिग्री, यानी सी ए बी, तो इसको मिला देते हैं, ये मिलाएंगे तो ये सी ए बी जो दिया गया है, सी ए बी वो 30 डिग्री का दिया गया है। तो ए डी सी पूछ रहा है, यानी ये एंगल पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये 30 डिग्री दिया गया है, तो हम लोग को क्या पता है फार्मूला, कि किसी भी वृत्त के व्यास पे बना कोण समकोण होता है, यानी ये कोण 90 डिग्री, तो यानी ये ए बी व्यास पर जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण बन रहा है, एंगल सी बन रहा है। एंगल सी कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब इस हरा वाला त्रिभुज में, ये जो ग्रीन कलर का त्रिभुज है, उस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, यानी ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो बाकी बच गया 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री का हो जाएगा। हमें पता है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री। तो ए बी सी डी जब चक्रीय चतुर्भुज है तो एंगल बी प्लस एंगल डी ये मिल के 180 डिग्री होगा, जिसमें से एंगल बी 60 डिग्री दिया गया, तो एंगल डी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, यानी इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एंगल ए डी सी पूछ रहा था तो 120 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, जैसे ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा हैं और डी ओ सी वृत्त पर डी बिंदु से शुरू होने वाले ए बी को उसके बढ़ाए गए भाग को सी पर बिंदु पर काटने वाला एक रेखाखंड है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त रहा, इस वृत्त में ए बी जीवा दिया गया है, तो जीवा एक बना लेते हैं, ये ए बी जीवा हो गया, यानी ये ए और ये बी जीवा हो गया। और डी ओ सी वृत्त पर डी बिंदु से शुरू होने वाले, यानी डी ओ सी केंद्र ओ बोला गया था इसको। डी ओ सी जो है एक रेखाखंड है जो डी बिंदु से शुरू हो रहा है और ओ से होते हुए डी, ये ओ और सी, ओ से होते हुए ए बी के बढ़ाए गए भाग के सी बिंदु पर मिलता है, यानी ए बी के बढ़ाए गए भाग पे सी बिंदु पर मिलता है। और इस प्रकार एक रेखाखंड है कि बी सी बराबर ओ डी, यानी ये जो बी सी दिया गया है, यानी ये जो बी सी दिया गया है
ये बी सी वो किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, बी सी डी 20 डिग्री, यानी ये जो है ये बी सी डी ये 20 डिग्री दिया गया है। तो ए ओ डी पूछ रहा है, यानी ए ओ डी यानी ये एंगल पूछ रहा है ए ओ डी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ए डी को मिला देते, ए बी को मिला देते हैं, ए बी नहीं ओ बी को मिला देते हैं। ओ बी को मिला दिया। देखिए ये ओ डी अगर त्रिज्या है, ओ डी अगर त्रिज्या है, ये ओ डी अगर त्रिज्या है तो ओ ए भी त्रिज्या होगा और ओ बी भी त्रिज्या होगा। अगर ये बी सी ये ओ डी के बराबर है तो इसका मतलब ये बी सी ओ बी के भी बराबर होगा, क्योंकि ओ डी भी ओ बी के बराबर है। अब हम लोग त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी में अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। यानी अगर ए बी और ए सी बराबर है तो ए सी के सामने का कोण ये है और ए बी के सामने का कोण ये है, तो एंगल बी भी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के। यानी बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो इसी तरह से यहाँ बी सी और ओ बी बराबर है, तो बी सी के सामने ये कोण और ओ बी के सामने बोला भुजा पे ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा, यानी ये 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में यानी ओ बी सी में, ये ओ बी सी में ये बाहरी कोण हो जाएगा। तो बाहरी कोण किसके बराबर होता है, आंतरिक सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर, यानी ये 20 डिग्री और ये 20 डिग्री, तो यानी ये 40 डिग्री होगा। यानी ये बाहरी कोण 40 डिग्री का हो जाएगा। अब ये ओ ए बी त्रिभुज में, ये ओ ए बी त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा क्योंकि वृत्त का त्रिज्या है। तो इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण बराबर होगा और ये कोण 40 डिग्री का दिया गया तो ये भी कोण 40 डिग्री का हो जाएगा। ये कोण 40 डिग्री, वो भी कोण 40 डिग्री का होगा। तो ये 40 40 80, तो बाकी बच गया 100 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो बाकी 100 डिग्री ये कोण हो जाएगा। अब हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हैं कि किसी भी रेखा पर एक ही ओर का बना कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यानी इस डी ओ सी रेखा में यानी इस साइड का जो बना कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा, जिसमें से 20 डिग्री यहाँ पे 100 डिग्री यहाँ पे 120 डिग्री कंप्लीट हो गया। तो जो बाकी बचेगा 60 डिग्री वो ये कोण हो जाएगा, एंगल ए ओ डी जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में फिर एक वृत्त आ गया। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त सर्कल बना लेते हैं। इसका जो त्रिज्या दिया गया 17 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की दो समानांतर जीवाएँ खींची गई और दोनों जीवा केंद्र के एक ही ओर हो। यानी एक जीवा कितना सेंटीमीटर का है, 16 सेंटीमीटर का, और एक जीवा 30 सेंटीमीटर का है और ये केंद्र रहा, यानी दोनों जीवा केंद्र के एक ही ओर हैं। ठीक है, तो उन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालना है। अगर मान चलिए ये पूरा लंबाई 16 सेंटीमीटर का है, अगर हम इससे इस पे लंब डालेंगे तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, 8 8 में बांट देगा। और त्रिज्या कितना दिया गया है इसका, 17 दिया गया है। तो इसका मतलब ये लंबाई कितना का हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर हम ये जो जीवा है वो 30 सेंटीमीटर का था, ये 30 सेंटीमीटर का, और ये हम लंब डालेंगे, यहाँ पे लंब डालें तो इसको 15 15 सेंटीमीटर को 2 बराबर भागों में बांट देगा, ये 15 और ये 15। और ये जो त्रिज्या होगा ये भी 17 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो अगर ये 15, एक मिनट, अगर ये लंबाई 15 और ये लंबाई 17, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो अब हमारे पास पता चलेगा, अगर हम नाम दे दे ओ ए बी, तो ओ ए का लंबाई हमारे पास कितना आ गया था, पहले 15 आया था, और ओ बी का जो लंबाई आया था वो कितना आ गया, 8 आ गया। तो अगर हम ओ ए में से ये ओ बी को घटा देंगे तो ये बीच वाला हिस्सा बच जाएगा, ये बीच वाला हिस्सा। तो ये बीच वाला हिस्सा कितना आ जाएगा, ए बी का जो लंबाई है वो कितना आ जाएगा, 15 में 60 गया 7 सेंटीमीटर। तो इन्हीं दोनों त्रिज्या के बीच का दूरी पूछ रहा था, जीवा के बीच की दूरी, तो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। यानी इसको हम लोग ट्रिपलेट के माध्यम से ईजी वे में बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, जैसे साइन ए प्लस ए माइनस बी जो है 1/2 दिया गया है, तो साइन
ए माइनस बी अगर 1/2 दिया गया है तो ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। अगर हम दोनों बगल से साइन हटाएंगे तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह से कॉस ए प्लस बी 1/2 दिया गया, यानी कॉस ए प्लस बी अगर 1/2 दिया गया है तो इसका मतलब इस 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। अगर हम दोनों बगल से कॉस हटाएंगे तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें बी का मान पूछा है तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को माइनस कर देते हैं, ठीक है। या फिर दोनों समीकरण को ऐड करके ए का मान निकाल के फिर बाद में बी का मान निकाल सकते हैं। दोनों समीकरण को अगर हम ऐड करेंगे तो 2a बराबर 90 डिग्री, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। जब ए बराबर 45 डिग्री तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। यानी ए प्लस बी 60 होगा तो ए 45 डिग्री तो बी 15 डिग्री। इसका मान जो है वो पाई में मतलब कन्वर्ट करना है, यानी रेडियन में। तो अगर हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 180 से पाई 180 से गुना कर देते हैं। तो ये 180 से कितना बार में कटेगा, 12 बार में, यानी पाई 12 इसका रेडियन आंसर आ जाएगा। यानी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, श्रृंखला का वो 5वां पद क्या होगा जिसके लिए T1 1 दिया गया, T2 2 दिया गया है। अगर हम T3 निकालेंगे, T3 तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, T1 + 2, T3 का मान निकाल रहे हैं तो T1 + 2 यानी n के बदले में आपके पास 1 आ गया। जब n के बदले में 1 आ गया तो इसका मतलब T1 + T2। T3 का मान निकालें, यानी T3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 + 2। तो n + 2, इस n + 2 को फॉर्म अगर हम तोड़ेंगे तो 1 + 2 करेंगे। अगर हम 1 + 2 करते हैं तो इसका मतलब n के बदले में क्या आ जाएगा, 1। यहाँ n + 2 है, यहाँ 1 + 2, तो n के बदले में 1, यानी n के बदले में 1 है तो ये फार्मूला से, यानी इसका मतलब T1 + T2 हो जाएगा। तो T1 का मान हमारे पास 1 दिया गया और T2 का मान 2 दिया गया, तो 2 1 3 हो जाएगा इसका मान। अगर हमें T4 निकालना है, T4 तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब T2 + 2 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ n के बदले में 2 आ गया, यानी इसका जो फार्मूला होगा वो T2 + Tn + 1 करेंगे तो T3। n के बदले में 2 और n + 1 के बदले में 3, तो T2 का मान यहाँ पे 2 दिया गया है और T3 का मान मेरे पास कितना आया था, 3 आ गया था, यानी 3 2 5 आ गया। उसी तरह से अगर हम T5 निकालेंगे तो यहाँ पे n के बदले में क्या लिखना है, T3 + 2, यानी n के बदले में 3 आ गया। तो इसका मतलब अगर हमें क्या करना पड़ेगा, T3 + Tn + 1, यानी 3 + 1 4, T3 + T4 का मान निकालना पड़ेगा। और T3 मेरे पास कितना आ गया था, 3, T3 यहाँ 3 आ गया था और T4 जो है वो 5 आ गया था, तो 3 + 5 8, यानी इसका जो आंसर होगा T5 का जो मान होगा वो 8 हो जाएगा। यानी उस फार्मूला पे, यहाँ पे जो फार्मूला दिया गया है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें T5 का मान निकालना था। नेक्स्ट आते हैं, यदि x + 7954 × 7956 एक वर्ग संख्या है तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, 7954 × 7956, यानी x प्लस में है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7955 - 1 × 7955 + 1 लिख सकते हैं ना। यानी 54 को क्या लिख सकते हैं, 55 - 1, और 56 को क्या लिख सकते हैं, 55 + 1। अब ये a - b × a + b के फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब a² + b² हो जाएगा। a² a + b × a - b क्या होता है, a² - b², इन a² करेंगे तो यानी 7955 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी इस पूरे का कैलकुलेशन 1 हो जाएगा। अगर हम इस 1 को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7955 का स्क्वायर, यानी तब क्या बचेगा, 7955 का स्क्वायर। अगर हम 1 को हटा देंगे, इसका मतलब अगर हम x के बदले में 1 रखेंगे तो ये 1 और ये 1 हट जाएगा, तो 7955 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वह एक वर्ग संख्या हो जाएगा। तो इसका मतलब x के बदले में 1 रखना पड़ेगा। अगर हम x के बदले में 1 रखेंगे तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 7955 का स्क्वायर, 7955 का स्क्वायर, तो किसी न किसी संख्या का ये वर्ग आ जाएगा। तो इसका मतलब x के बदले में 1 रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे A किसी कार्य को 12 दिन में करता है, B उस काम को 15 दिन में करता है, C की सहायता से वे उस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर C उसका सहायता करे
तो ए उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। इसका मतलब अगर तीनों काम करेगा तो 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 दिन में ए कितना भाग कर देगा? 5/12 भाग कर देगा। अगर 5 दिन में ये 5/12 भाग कर देगा तो 960 रुपया का 5/12 भाग ही ए को मिलेगा। यानी 12 से कितना बार में? 80 बार में, यानी 8×5 = 40, यानी 400 रुपया ही ए को मिलेगा। अगर बी का बात करता तो बी टोटल काम को 15 दिन में करता है, तो 5 दिन में कितना भाग कर देगा? 5/15 भाग करेगा। अगर बी 5 दिन में 5/15 भाग किया तो इसका मतलब 960 रुपया का 5/15 भाग ही मिलेगा। तो यानी 5 से ये 3 बार में और 3 से ये 320 बार में। इसका मतलब कितना? बी को कितना मिल जाएगा? 320 मिल जाएगा। तो यहाँ आंसर मेरा आ चुका है। ए का मतलब ए का पूछा है ना, ए को कुल कितनी राशि, तो 400 रुपये आ चुका है। अगर सी का पूछता तो हम क्या करते? ए को 400 और बी को 320, यानी टोटल मिला के 720 हो गया। तो हम 900 में से 720 को माइनस कर देते तो कितना आ जाता है? 180, यानी 180 सी का आ जाता है। तो यानी जो आदमी जितना भाग काम करेगा उतना ही रुपये का उतना ही भाग मिलेगा। तो तीनों मिलकर टोटल काम को 5 दिन में पूरा करता है और ए 12 दिन में अकेला उस काम को पूरा करता, तो 5 दिन में 5/12 भाग कर देगा। तो यानी ए अगर 5 दिन में 5/12 भाग करेगा तो 960 का 5/12 भाग ही ए को मिलेगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। रोनाल्ड और एलन एक नियुक्ति कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटा में टाइप करता है। यानी रोनाल्ड जो है वो 6 घंटा में 32 पृष्ठ टाइप करता है। तो 1 घंटा में कितना पृष्ठ टाइप कर देगा? 32/6 पृष्ठ, यानी 16/3 पृष्ठ टाइप कर देगा। ये कौन? रोनाल्ड। जब रोनाल्ड 1 घंटा में 16/3 पृष्ठ टाइप कर रहा है और एलन 40 पृष्ठ को 5 घंटे में टाइप करता है। यानी 5 घंटे में वो अगर 40 पृष्ठ टाइप करता है तो 1 घंटे में कितना पृष्ठ टाइप कर देगा? 8 पृष्ठ टाइप कर देगा। यानी 1 घंटे में रोनाल्ड 16/3 पृष्ठ टाइप करता है और 1 घंटे में एलन 8 पृष्ठ टाइप करता है। जब दोनों मिल जाएगा तो 16/3 + 8 यानी कितना हो जाएगा? 8 × 24 और 16 40/3 पृष्ठ टाइप करेगा। जब दोनों मिल जाएगा तो ये 40/3 पृष्ठ कितना देर में टाइप कर देगा? 1 घंटा में। 1 घंटा में ये 8 टाइप करता है और ये 1 घंटा में 16/3 टाइप करता है। तो इसका मतलब 1 घंटा में ये दोनों मिलकर 40/3 पृष्ठ टाइप कर देगा 1 घंटा में। तो एक पृष्ठ कितना देर में टाइप करेगा? 1/40/30। तो जो ये 3 करेंगे, सॉरी 1/40/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। जब एक पृष्ठ 1/40/3 घंटा में टाइप करेगा तो टोटल 110 पृष्ठ दोनों मिलकर बोला है ना। तो 110 पृष्ठ कितना देर में टाइप करेगा? 1/40/3 और गुने 110। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 कट गया, यानी 33/4 घंटा में 33/4 घंटा में दोनों काम को कंप्लीट कर देगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8×1/4, यानी इसका मतलब 8 घंटा और 1/4 घंटा को अगर हम मिनट बदलेंगे तो 7 से गुना कर देंगे, यानी 15 मिनट, यानी 8 घंटा 15 मिनट टोटल समय लेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं। एक पुरुष 3 महिला और 4 लड़के एक कार्य को 96 घंटा में पूरा कर सकता है। 2 पुरुष और 8 लड़के उस काम को 80 घंटा में पूरा कर सकता है। 2 पुरुष और 3 महिला उस काम को 120 घंटे में कर सकता है। तो इस सवाल को अगर हम बेसिक से बनाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसको क्या करना है? एलसीएम मेथड से बनाना है। जैसे पहले आते हैं। पहले क्या है? एक मेल है, उसके बाद 3 फीमेल हैं और उसके बाद 4 बॉय। वो एक काम को कितना देर में करता है? 96 घंटा में करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 2 मेल और 8 बॉय उस काम को 80 घंटा में कर सकता है। यानी 2 मेल और 8 बॉय अगर 80 घंटा में करता है तो इसका आधा करेंगे, यानी 1 मेल और 4 बॉय। आदमी जैसे ही कम होता है वो दिन दोगुना हो जाता है, यानी ये कितना दिन में करेगा? 160 घंटा में। जैसे आदमी को अगर हम आधा करेंगे तो दिन दोगुना हो जाएगा, यानी अगर हम आदमी को यहाँ पे आधा कर रहे हैं, यानी 1 मेल और 4 बॉय कर रहे हैं, तो यहाँ दिन दोगुना हो जाएगा, यानी 160
घंटा में काम करेगा, यानी दूसरा क्या है, यानी 1 मेल प्लस 4 बॉय उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 160 घंटा में कर रहा है। उसके बाद क्या है, 2 मेल और 3 फीमेल उसी काम को 120 घंटा में, यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, यानी 2 मेल और 3 फीमेल उसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 120 घंटा में कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी टोटल काम 96 160 120 का जो एलसीएम है कितना हो जाएगा, हम 960 ले लेते हैं, 96 से कट जाएगा 960, तो यानी 960 हम क्या इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये टोटल काम आ जाएगा। जो एलसीएम आता है वो क्या आता है, टोटल काम आता है। जब 960 टोटल काम आ गया और 1 मेल 3 फीमेल और 4 बॉय, ये 4 लड़का यानी बॉय है, 4 बॉय अगर 96 दिन में काम करता है तो एक दिन में इसका मतलब कितना काम कर देगा, 10 काम कर देगा। ये 1 मेल और 4 बॉय टोटल 160 दिन में काम करता है और टोटल 960 काम है, तो एक दिन में ये 6 काम कर देगा, और ये एक दिन में 2 मेल और 3 फीमेल मिलकर कितना काम कर देगा, 8 काम कर देगा। ठीक है, अब आते हैं, जब एक तो हमें क्या निकालना है, 5 मेल और 12 बॉय, यानी 5 मेल प्लस 12 बॉय उस काम को कितना दिन में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे देखते हैं, 1 मेल 3 फीमेल और 4 बॉय एक दिन का काम 10 है, और 1 मेल और 4 बॉय के एक दिन का काम 6 है। तो अगर हम इस तीनों में से 1 मेल और 4 बॉय का काम घटा देंगे तो इसका मतलब 3 फीमेल का जो एक दिन का काम आएगा वो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4। अगर 3 फीमेल के एक दिन का काम 4 आया तो यहाँ 2 मेल अब प्लस 3 फीमेल एक दिन का काम 8 है। अगर हम इसमें से 3 फीमेल का काम को माइनस कर देंगे, इसका मतलब 2 मेल एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। 8 में से 4 गया तो 4 काम। जब 2 मेल एक दिन में 4 काम तो 1 मेल एक दिन में 2 काम, और जबकि यहाँ पे बोला 5 मेल तो 5 मेल एक दिन में 10 काम करेगा। अभी हम एक दिन का काम निकाल रहे हैं। जब 1 मेल एक दिन में 2 काम करता है, ये इस इक्वेशन में देखें, सेकेंड वाले इक्वेशन में, ये सेकेंड वाले इक्वेशन में 1 मेल अगर एक दिन में 2 काम करता है तो इसमें से अगर हम इस 6 काम में से अगर हम 1 मेल का काम घटा देंगे तो 4 बॉय का काम आ जाएगा। तो 4 बॉय एक दिन में कितना काम करेगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4 काम करेगा। जब 4 बॉय एक दिन में 4 काम करेगा तो 1 बॉय एक दिन में 1 काम करेगा, 4/4 1, तो यहाँ 12 बॉय है तो 12 बॉय एक दिन में 12 काम कर देगा। तो यहाँ पे कितना काम कर देगा, 12 काम कर देगा। इसका मतलब 5 मैन और प्लस 12 बॉय एक दिन में टोटल मिला के 12 10 22 काम कर देगा। एक दिन में टोटल 22 काम कर देगा। जब 5 मैन और 12 बॉय एक दिन में टोटल 22 काम करेगा, टोटल काम कितना है 960, तो दोनों मिलकर टोटल काम कितना दिन में कर देगा, 960/22 दिन में कर देगा, यानी 2 से 11 बार में, 2 से ये 480 बार में, तो यानी 480/11, यानी ये आ जाएगा आपका 4 चौका 16, सॉरी 11 चौका 44, 11 तिया 33, इन 43.7/11, इन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इससे हम जल्दी में बना सकते हैं। बाकी अगर एलसीएम मेथड से बनाएंगे तो वो थोड़ा लंबा टाइम ले लेगा। नेक्स्ट आते हैं, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और बी पर समकोण है। ये ए बी सी समकोण त्रिभुज है, एंगल बी पर समकोण है। यदि बी सी और ए सी के मध्य बिंदु बी डैश और ए डैश, यानी बी सी का मध्य बिंदु बी डैश और ए सी का मध्य बिंदु ए डैश, ये ए डैश है, तो चतुर्भुज ए डैश ए डैश बी बी डैश और का क्षेत्रफल और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी इसको हम मिला देते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि किसी त्रिभुज के 2 भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी एक ये भुजा हो गया, ये एक भुजा हो गया, तो इस 2 भुजा के मध्य बिंदु को जो रेखा मिलाएगी, ये रेखा, ये जो रेखा की लंबाई होगी वो तीसरी रेखा से आधी होगी। इसका मतलब ये रेखा की लंबाई 2 तो ये रेखा की लंबाई 1। सेम उसी तरह से यहाँ पे ए बी ए सी और बी सी को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ए डैश बी डैश जो है वो तीसरी रेखा की आधी होगी, यानी इस रेखा की लंबाई 2 तो इस रेखा की लंबाई 1 हो जाएगा।
अब हम आते हैं समानता के नियम पे। समानता का क्या नियम है कि अगर मान चलिए, तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज समरूप होगा। जब समरूप होगा तो उसके एरिया का अनुपात यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डैश बी डैश डिवाइड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का जो अनुपात होगा वो भुजा के अनुपात का स्क्वायर, यानी छोटा त्रिभुज इसका भुजा 1 है और इसका भुजा 2 है, यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 आ गया। यानी इसके जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो 1/4 आ गया। कहने का मतलब अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है, यानी ए बी सी का क्षेत्रफल अगर 4 है, तो ये ए डैश और सी बी डैश का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल तब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 और इसका क्षेत्रफल 1, तो बाकी ये जो क्षेत्रफल होगा तो वो 3 हो जाएगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 3 आ गया अनुपात, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 4 था, तो यानी 3:4, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इकाई त्रिज्या के वृत्त में वर्ग ABCD अंकित हैं। यानी एक वृत्त है, इकाई त्रिज्या यानी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसके अंदर एक क्या है, वृत्त है। वृत्त में एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, ये वर्ग हो गया, ये वर्ग है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास के रूप में अर्धवृत्त खींचा गया है। अब जैसे इस भुजा को अगर हम व्यास मान के एक अर्धवृत्त खींच दिए, इस भुजा को हम व्यास मान के अब क्या किए, एक अर्धवृत्त खींच दिए। अब इस भुजा को व्यास मान के क्या किए, एक अर्धवृत्त खींच दिए, और इस भुजा को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींच दिए। ठीक है, तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, तो चारों अर्धवृत्त और वृत्त द्वारा प्रतिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी ये अर्धवृत्त और वृत्त के द्वारा प्रतिबद्ध जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये चारों का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हम एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो बाकी सब का क्षेत्रफल इजीली निकल जाएगा। सबसे पहले एक का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो जो चीज़ मेरे पास दिया गया है उस सब का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त दिया गया था, तो इसका मतलब अगर हम पूरे बड़ा वाला वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो πr² यानी पाई गुने 1² यानी पाई हो जाएगा। ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। एक चीज़ और, अगर वृत्त का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया गया तो इसका मतलब ये जो व्यास होगा वो कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तो व्यास 2 सेंटीमीटर, और वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, वर्ग के लिए विकर्ण हो जाएगा, और वर्ग का जो विकर्ण होता है यानी भुजा गुने √2, तो इसका मतलब जो भुजा आएगा यानी वर्ग का भुजा वो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, यानी ये जब 2 है तो ये √2 हो जाएगा, ये √2 गुने √2, या पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, ये √2 गुने √2 हो जाएगा भुजा। तो अगर भुजा √2 आया, भुजा इसका √2, तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया, यानी √2 का स्क्वायर 2। अब वर्ग का क्षेत्रफल 2 आ गया। अब एक तीसरा चीज़, हमारे पास 4 अर्धवृत्त भी दिया गया, यानी इस चारों भुजा को हम अर्धवृत्त मान के बनाए थे, तो 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी हम 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जो जो चीज़ दिया गया था सबका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर बाद में हम कैसे बनाएंगे वो बता देंगे। जैसे 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी √2 अगर इसका व्यास होगा, यानी वर्ग का भुजा उसके लिए अर्धवृत्त के लिए क्या हो जाएगा, व्यास होगा। अगर √2 व्यास होगा तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, √2/2, √2/2 इसका त्रिज्या यानी अर्धवृत्त का त्रिज्या। तो 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुने πr²/2, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2, और 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो 4 से गुना कर देंगे, यानी इसका जो त्रिज्या आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, √2/2, यानी 4 गुने पाई, और r² करेंगे तो √2/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2/4, और ये 2 पहले से था, यानी 2 नीचे में पहले से था, ये 2 कट जाएगा और ये 4 से 4 कट गया, यानी चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, पाई आ गया। चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आ गया। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, इस सवाल को छोटा कर रहे हैं।
अब आते हैं, हमें तो केवल ये भाग निकालना है, येलो शेडेड भाग निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ले लेते हैं। ये चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ले लिए, ये चारों अर्धवृत्त, तो चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई। इस चारों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, ये क्षेत्रफल को ऐड करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ऐड कर दिए। चारों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल हम क्या किए, वर्ग का क्षेत्रफल ऐड करेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 2, यानी पाई प्लस 2, ये क्या आ गया, पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ गया। यानी ये चारों अर्धवृत्त का और ये वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम ऐड कर देंगे तो ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ गया। जबकि हमें क्या निकालना था, जैसे ये वृत्त, यानी ये जो वृत्त था वो, और ये भुजा को व्यास मान के जो वृत्त बनाया गया था, उस वृत्त के प्रतिबद्ध क्षेत्रफल निकालना था, यानी ये क्षेत्रफल निकालना था हमें, ये क्षेत्रफल। हम पूरी आकृति के क्षेत्रफल में से अगर हम ये वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल यानी जो इकाई भुजा वाला है, इकाई त्रिज्या वाला है, उसका क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर देंगे तो ये साइडेड भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये साइडेड भाग का क्षेत्रफल। अगर अंदर वाले हम वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, और अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई है, अगर हम इसमें से पाई माइनस कर देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर बचेगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना है और एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, ईजी में बन जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। आयत की 2 आसन भुजा की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो 1:2, आयत का क्षेत्रफल वो है जो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। जैसे ये आयत का आसन भुजा की लंबाई 1:2 है और इस आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो इस वर्ग का भुजा हम ए मान लेते हैं, इस वर्ग का भुजा ए मान लिए, तो इसका परिमाप क्या होगा, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर इसका भुजा क्या होगा, 4a, परिमाप 4a हो जाएगा। तो यानी इसका परिमाप आ गया 2 × 3 = 6 बराबर 4a, तो a बराबर कितना आ गया, 6/4, यानी 3/2, यानी वर्ग का भुजा 3/2 आ गया। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे हैं, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर, तो यानी 2:9/4, यानी ये 4 इधर आएगा तो 8:9, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13 का डी। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी राशि पर ब्याज 22 रुपया है और उस राशि पे उसी दर की मिट्टी काटा 20 रुपया, ये आर्य सवाल बुक में आपको मिट्टी काटा का सवाल मिल जाएगा, वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी मूलधन जो होता है, मिट्टी काटा मूलधन, वो क्या होता है, ब्याज गुने मिट्टी काटा, ब्याज गुने मिट्टी काटा डिवाइड बाय ब्याज माइनस मिट्टी काटा। ये आर्य सवाल बुक में आपको मिट्टी काटा का सवाल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ब्याज कितना दिया गया, 22 और मिट्टी काटा 20, यानी 22 × 20/22 में 20 गया 2, 2 से 11 बार में, यानी 11 × 2 = 22, 220 रुपये ब्याज आ जाएगा। इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक फुटकर विक्रेता एक थोक विक्रेता को 400 रुपये प्रति मूल्य के दर से रेडियो सेट खरीदे, उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी और 8% की छूट दी, उससे कितना लाभ होगा। इन्हें हमें लाभ भी परसेंटेज में ही निकालना है, तो हम ओरिजिनल वैल्यू को छोड़ देते हैं, हम 100 पे ही इसको बना लेते हैं। यानी मान चलते हैं 100 रुपये में खरीदा, अगर 30% बढ़ा के अंकित किया था, यानी 130% बढ़ा के लिखा, अब जब बेच रहा था तो इस 130 पे क्या किया कि वो 8% का छूट दिया, तो इसका मतलब 130 के 92% पे बेचा, यानी इसका मतलब कितना बेचा, 13×9 = 26 और 13×9 = 108, सॉरी 117 + 2 119, यानी 119.6 में बेचा, यानी 119.6 में बेचा। तो कितना परसेंट का लाभ कमाया, यानी 100 रुपये में खरीदा था और 119.6 में बेचा, तो यानी 19.6% का लाभ, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो एक्चुअली हमें परसेंटेज में ही निकालना था, तो हम ओरिजिनल मूल्य से नहीं निकाल के 100 पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, जो 100 पे आएगा वही 400 पे भी आएगा। अब बोला सेबों की कीमत में कमी होने पर 1.25 रुपये के बजाय 1 रुपये में 3 सेब खरीद लेता है। यानी पहले 3 सेब का कीमत 1.25 था, अब 3 सेब का कीमत 1 रुपया हो गया, तो कितना का कमी हुआ,
0.25 का कमी हुआ कितना पे 1.25 पे गुना 100 यानी 25 से 5 बार में 5 से 20 बार में यानी ओवरऑल 20% का कमी होता है। यानी लगभग नहीं, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है 20%, यानी 16 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 700 रुपये में ए बी सी को 20 बांटा गया है कि ए और बी का जो राशि का अनुपात है वो 2:3 है, ए बी का जो अनुपात है वो 2:3 है और बी सी का जो अनुपात है वो 4:5 है। तो ए बी सी का ओवरऑल अनुपात निकालें, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 8 12 15 का अनुपात आ गया। तो ए बी सी के क्रम में प्रत्येक का राशि ज्ञात करें। अब एक तरीका ये भी हो सका है तीनों को जोड़ के, यानी अनुपात में टोटल कितना होना 12 8 20 15 35, 35 का वैल्यू 700 तो एक का वैल्यू 20 यानी ए को मिलेगा 20 8 160 यानी 160 रुपये और बी को 240 और सी को 15 दूना 30 300 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब एक का वैल्यू 20 आएगा तो 8 का वैल्यू 160 और 12 का वैल्यू 12 दूना 24 240 और 15 का वैल्यू 15 दूना 30 यानी 300, ऑप्शन नंबर बी। ए बी की मासिक आय का जो अनुपात है 6:5 और मासिक व्यय का अनुपात 4:3 यानी ए और बी जो आय का अनुपात है आय का वो कितना है 6:5 और व्यय का जो अनुपात है वो है 4:3। तो ये 6 रुपये कमा रहा है, ये 5 रुपये कमा रहा है और ये 4 रुपये खर्च कर रहा है, ये 3 रुपये खर्च कर रहा है। तो दोनों बचा कितना रहा है, ये 6 रुपये कमा रहा है 4 रुपये खर्च कर रहा है तो 2 रुपये बचा रहा है, ये 5 रुपये कमा रहा है 3 रुपये खर्च कर रहा है यानी ये भी 2 रुपये बचा रहे हैं और दोनों प्रत्येक जो है वो 400 रुपये का बचत करता है। यानी ये 2 का वैल्यू कितना देगा 400 तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं उसकी मासिक आय ज्ञात करें, तो यानी टोटल का मासिक आय 6 5 11 हो जाएगा। यानी इसका आय 6 रुपये था तो इसका 5 रुपये यानी 6 5 11 का जो वैल्यू होगा वो 11 दूना 2200 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगर दोनों जगह समान मात्रा में बढ़ रहा हो तो डायरेक्ट हम अनुपात का वैल्यू कर सकते हैं। ए बी के पास मिला के बी और सी से 3 गुना रुपये है यानी ए प्लस बी के जो पास है वो बी प्लस सी से 3 गुना राशि है। यदि ए बी सी के पास ए से 30 रुपये अधिक है यानी ए प्लस बी प्लस सी के पास ए से 30 रुपया अधिक है और बी के पास सी से 5 गुना रुपया यानी बी के पास जो है सी से 5 गुना है, सी का 5 गुना है, तो ए के पास कितना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ इस इक्वेशन को लें दूसरा वाला तो ये ए से कट जाएगा तो बी प्लस सी कितना आ गया 30। जब बी प्लस सी 30 आ गया तो हम इस बी के बदले में 5c लिख सकते हैं यहाँ से इस इक्वेशन से बी के बदले में 5c अब प्लस सी बराबर 30 यानी 6c बराबर 30 आ गया तो c बराबर कितना आ गया 5 आ गया यानी c बराबर 5 आ गया। अब यहाँ से आते हैं इस इक्वेशन में देखते हैं यानी c बराबर 5 आ गया तो b बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। b प्लस सी टोटल 30 था, अगर c बराबर 5 तो b बराबर 25 हो जाएगा, 25 5 30। अब इस इक्वेशन को देखते हैं तो a प्लस बी बराबर बी प्लस सी का 3 गुना और बी प्लस सी के पास टोटल कितना था 30 यानी दूसरा वाला इक्वेशन से बी प्लस सी के पास कितना आ जा रहा है 30 आ रहा है यानी 30 गुने 3 यानी ए प्लस बी कितना आ गया 90 आ गया जिसमें से बी 25 था तो ए कितना हो जाएगा 90 माइनस 25 यानी 65। यानी इसी इक्वेशन को आगे पीछे करके इस सवाल को बना लेना है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 20 नंबर एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, उसके औसत में 5 का वृद्धि हो जाता है तो रनों का वर्तमान औसत कितना होगा। जैसे अगर हम इसको शॉर्टकट बताते 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है तो 5 का वृद्धि होता है। अगर 11वें टेस्ट में 5 का वृद्धि हो जाता है औसत में तो इसका मतलब टोटल 55 रन का वृद्धि हुआ। तो इसका मतलब पहले 100 में कहने का मतलब है जैसे 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है तो 5 का वृद्धि हो जाता है, इसका मतलब कितना 55 का वृद्धि हुआ। इसका मतलब पहले क्या होगा 55 का वृद्धि हुआ, इसका मतलब पहले 45 का एवरेज चल रहा होगा और 5 औसत में 5 का वृद्धि हुआ यानी 55 का वृद्धि हुआ तो इसका मतलब 100 रन बनाया। तो अगर पहले 45 का एवरेज चल रहा था तो रनों का वर्तमान औसत क्या होगा, यानी बाद में 5 का वृद्धि हो गया था औसत में यानी वर्तमान जो औसत होगा वो 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर।
तो इस सवाल को डायरेक्ट बना लेंगे, और बेसिक से बनाना चाहते हैं तो इससे पिछला वाला वीडियो में भी ये सवाल हो चुका था, और इस सवाल का एक हार्ड क्वेश्चन सीरीज में भी इस सवाल को बताया जा चुका है। तो ये शॉर्टकट हम लोग ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 की दर पर उतने ही संतरे खरीदता है। यानी जितना इस रेट वाला संतरा खरीदा उतना ही सेकेंड रेट वाला संतरा खरीदा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 4 और 5 का जो एलसीएम होता है, और ये 9, 4, 5, 9 का एलसीएम कितना होता है, 180। तो हम क्या मान लेते हैं कि टोटल जो संतरा था वो 180 था। पहला टैब वाला टोटल संतरा 180 था। तो अगर 4 संतरा को मूल्य जो अगर 10 रुपया है तो एक संतरा का मूल्य कितना हो जाएगा, 10/4। तो 180 संतरा का मूल्य कितना हो जाएगा, 10/4 गुने 180, यानी 4 से कितना बार में कटेगा, 45 बार में, यानी 450। यानी 180 संतरा का जो मूल्य आएगा वो 450। अब 180 संतरा 10 रुपये में 5 की दर से बिका था, यानी 5 संतरा का जो कीमत अगर 10 रुपया था तो एक संतरा की कीमत 10/5 यानी 2 रुपया। तो 180 संतरा का कीमत 360 रुपया। तो टोटल यहाँ पे 180 संतरा पे 360 लगा, यहाँ पे 450 लगा, यानी टोटल जो किराया आएगा, टोटल किराया मूल्य वो कितना आएगा, 360 + 450 यानी 810 टोटल सीपी आ जाएगा। टोटल किराया मूल्य कितना आ गया, 810। ठीक है। अब उसके पास 180 यहाँ ये वाला संतरा और 180 ये वाला संतरा, यानी टोटल मिला के 360 संतरा हो गया। अब 9 संतरा को 20 रुपये में बेचता है, यानी 9 संतरा को जो है 20 रुपये में बेचता है। तो एक संतरा को 20/9 रुपये में बेचेगा। तो टोटल 360 संतरा बेचना है, तो 360 संतरा को 20/9 गुने 360, यानी 9 चौका 36, 40 बार में, यानी 800 रुपये में बेचेगा। यानी 800 रुपये क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, टोटल विक्रय मूल्य, यानी 810 रुपये में खरीदा और 800 रुपये में बेचा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है। 810 रुपये में खरीदा और 800 रुपये में बेचा, तो यहाँ पे हानि हो रहा है। और कितना का हानि हो रहा है, 10 रुपये का हानि हो रहा है। 10 रुपये का हानि कितना में, 810 में गुना 100, ये हानि प्रतिशत आ जाएगा। यानी ये 0 से 0 कट गया, यानी 100/81% का हानि हुआ। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन ये ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।